Good afternoon, students. This is Banu Pratap Singh. In this lecture, we are going to start the Computer Numerical Control Machine and Automation Unit 1. Why it is Unit 1? Because as you all know that I have collected all the 7 units in PPT format. The syllabus of all the 7 units have been collected in the PPT format now, and including the questions on the various topics. बेटा इतना समय इसलिए लगा मुझे आने में क्योंकि हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ज़्यादातर चीज़ें आप समझ जाएंगे। और कन्वेंशनल भी हम पढ़ेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस भी हम पढ़ेंगे विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू दो टर्म होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि वन ऑप्शन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड रिमेनिंग 3 इज इररिलेवेंट। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब ये होता है बेटा कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके प्रश्न से संबंधित होंगे, बाकी 3 उससे संबंध प्रदर्शित नहीं करते हैं। जबकि एमसीक्यू में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, चारों ऑप्शन सिमिलरिटीज़ होते हैं। हमें बेस्ट ऑफ वन सेलेक्ट करना होता है, मतलब हमें चारों में से जो सबसे बेस्ट है वो सेलेक्ट करना होता है। तो आपके जो डिप्लोमा के पैटर्न में है उसमें ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं होंगे। मे बी वो अंतर ना समझ पाएँ या फिर वो अंतर ना दें कि एमसीक्यू कराना है ऑब्जेक्टिव, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एमसीक्यू एंड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, ये सारी मटेरियल्स प्रिपेयर्ड हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको पढ़ाते टाइम, और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट, न्यूमेरिकल कंट्रोल। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, और पीएलसी को भी हम इसी चैप्टर में, यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल को भी हम इसी में देखेंगे। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है बेटा? तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल is a system in which actions are controlled by the direct insertion of numerical data at a same point। उसी बिंदु पर न्यूमेरिकल डेटा को इंसर्ट करना सीधे तरीके से, जो कंट्रोल करने के लिए काम आता है, या कंट्रोल्ड बाय द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो सीधे इंस्ट्रक्शन से या इंसर्शन से न्यूमेरिकल डेटा से, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको हम प्रोग्राम कह रहे हैं, या न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू डायरेक्टली हम कंट्रोल करते हैं किसी भी सिस्टम को, कार्य को करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं बात करूं तो जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है, जिसमें मैकेनिकल एक्शंस यानी यांत्रिक क्रियाएं किसी भी मशीन टूल की होती हैं, वो एक प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं सीधे तरीके से, जिसको हम न्यूमेरिकल कंट्रोल कह रहे हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल में बेसिकली 3 एलिमेंट्स ही आएंगे जो न्यूमेरिकल कंट्रोल्स के होंगे। 3 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, जो कुछ न्यूमेरिकल डेटा होंगे, और ये प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा है वो कंट्रोलर यूनिट को जाएगा। कंट्रोलर यूनिट इस न्यूमेरिकल डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज में एनकोडर डिकोडर की मदद से मशीन टूल को ट्रांसफ़र कर देगा, और मशीन टूल उस प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऑपरेशन को परफॉर्म करने लगेगा या ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। चलिए, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन इन विच द मशीन टूल इज़ कंट्रोल्ड बाय अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को हम प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और बेसिकली ये प्रोग्राम नहीं होगा, यहाँ पे सेट ऑफ होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, हो गया होगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका एक्रोनिम पूछ सकता है एनसी का, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसी का न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो
कह रहा है द प्रोग्राम रिप्रेजेंट रिलेटिव पोजीशन बिटवीन वर्क एंड कटिंग टूल। जो प्रोग्राम होता है वो इनके स्थितियों के बीच, यानी स्थितियां मतलब क्या, कटिंग टूल और वर्क हेड के बीच संबंध को स्थापित करता है। द प्रोग्राम रिप्रेजेंट रिलेटिव पोजीशन बिटवीन वर्क एंड वर्क पीस, वर्क एंड कटिंग टूल एंड वर्क पार्ट, है ना, मतलब वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच एक संबंध को स्थापित करता है, संबंध की स्थिति को दर्शाता है प्रोग्राम। न्यूमेरिकल कंट्रोल इज गुड फॉर लो। अब बेटा न्यूमेरिकल कंट्रोल की अगर बात करें तो ये हाई प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो बदलने की, प्रोग्राम के बदलने की जो क्षमता है, मतलब द कैपेबिलिटी टू चेंज द प्रोग्राम इज लेस। इसके जो प्रोग्राम के बदलने की क्षमता है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम न्यूमेरिकल कंट्रोल को निम्न और मध्यम यानी कि लो और मीडियम प्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से इसमें इक्विपमेंट में चेंजिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल कंट्रोल में इक्विपमेंट की चेंजिंग होती नहीं है, इसीलिए ये लो प्रोडक्शन के लिए और मीडियम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, थर्ड क्वेश्चन, कि न्यूमेरिकल कंट्रोल किसके लिए प्रेफर किया जाता है? लो एंड मीडियम प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर इज़ अ लिमिट ऑफ कैपेबिलिटी टू चेंज द प्रोग्राम, क्योंकि उसके प्रोग्राम को बदलने की जो क्षमता है वो सीमित है बेटा, इसीलिए न्यूमेरिकल कंट्रोल को प्रेफर किया जाता है लो एंड मीडियम प्रोडक्शन के लिए। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ लाभ हैं। लाभ में जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रोडक्टिविटी हाई है, जिसकी वजह से रिडक्शन इन टाइम ऑफ सेटअप टाइम में कमी आती है, वर्कपीस हैंडलिंग टाइम में कमी आएगी और टूल चेंजिंग टाइम में कमी आएगी, जिसकी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो हाई हो जाता है कंपेयर टू मैनुअल प्रोडक्शन। मैनुअल प्रोडक्शन की तुलना में नॉन प्रोडक्टिव टाइम को कम कर देता है। अब नॉन प्रोडक्टिव टाइम क्या है? तो मशीन की वो टाइमिंग जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता, जैसे टूल चेंजिंग टाइम, जैसे रिमूवल ऑफ द स्काफ, जैसे चेंजिंग द ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब में प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं होता है जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम में आता है। तो ये न्यूमेरिकल कंट्रोल कहीं ना कहीं नॉन प्रोडक्टिव टाइम को भी कम करता है। और इसकी फिक्चरिंग, यानी फिक्चरिंग का मतलब यह है, जिक्स और फिक्चर आप सुने होंगे, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए काम आता है, तो वर्कपीस को होल्ड करने के काम को भी, टाइम को भी ये घटाता है, जिसकी वजह से इसका जो एक्यूरेसी है या न्यूमेरिकल कंट्रोल डेटा की वजह से, न्यूमेरिकल डेटा की वजह से इसकी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है और रिपीटेबिलिटी भी संभव है। रिपीटेबिलिटी का मतलब ये कि अगर मुझे सेम प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है या तो हम क्या करेंगे, सेम डेटा को इस्तेमाल कर लेंगे। तो रिपीटेबिलिटी यानी कि दोहराने की जो प्रक्रिया है वो इसमें अच्छी देखने को मिलती है। अब इन्वेंट्री टाइम को भी घटाता है। इन्वेंट्री क्या है? तो किसी भी प्रोडक्ट का स्टॉक या फिर स्टोरेज बैकअप के लिए ही इन्वेंट्री कहलाता है। अब जब क्योंकि इसका प्रोडक्शन हाई है तो इसकी इन्वेंट्री घटेगी ही घटेगी। जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा तब भी हम इन्वेंट्री रखते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन रेट ही हाई है तो हमें इन्वेंट्री उतना रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्लोर रिक्वायरमेंट यानी कि एरिया जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, उसकी भी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी बेटा। नेक्स्ट है ऑपरेटर स्किल लेवल रिड्यूस। न्यूमेरिकल कंट्रोल में जो ऑपरेटर है उसको उतना स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं है कंपेयर टू कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल एंड डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आर सेफर टू ऑपरेट। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को संचालित करना सुरक्षित होता है, यानी सेफर होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। इसकी जो इन्वेस्टमेंट लागत है वो ज़्यादा होती है। इसका जो मेंटेनेंस का जो प्रयास है, रख रखाव का जो प्रयास है वो ज़्यादा होता है। और प्रोग्रामर्स यानी कि प्रोग्रामर्स कौन होता है सॉरी प्रोग्रामर्स कौन होता है? जो प्रोग्रामिंग करता है न्यूमेरिकल कंट्रोल के डेटा के, वो स्किल्ड होना चाहिए और हाई यूटिलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जो इसके न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के
डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल पे आते हैं। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है क्या? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब कि न्यूमेरिकल कंट्रोल विद द कंप्यूटर इज टर्म्ड एज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल विद कंप्यूटर मतलब, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बेटा कि CNC का एक्रोनिम या फुल फॉर्म क्या है? तो CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। चलिए, तो इट इज़ एन आउट ग्रोथ ऑफ द ओल्डर टर्म न्यूमेरिकल कंट्रोल विच स्टैंड्स फॉर NC यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल का ये एडवांस है जिसको हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या है? ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, मतलब प्रोग्राम के थ्रू इसमें स्वचालन है जिसमें प्रक्रिया जो है नंबर्स के द्वारा, अक्षरों के द्वारा और सिंबल्स के द्वारा, यानी कि नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज कॉल्ड एज प्रोग्राम, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम, इसके के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं जिसको हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। CNC का जो आइडिया है मशीन टूल को कंट्रोल करने का प्रोग्रामली, वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। मशीन टूल्स को कंट्रोल करने का प्रोग्रामेट्रिकली, मतलब प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर के द्वारा ही कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। मतलब द कंट्रोलिंग ऑफ न्यूमेरिकल डेटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर की मदद से प्रोग्राम के द्वारा किसी मशीन टूल को कंट्रोल करना ही कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। ये न्यूमेरिकल कंट्रोल का एडवांस है जैसा कि मैंने कहा। तो कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के। तो बेटा एडवांटेजेस हैं जैसे ईजियर टू प्रोग्राम, इसकी प्रोग्रामिंग करना आसान है। ईजी स्टोरेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, पहले से मौजूद प्रोग्राम का स्टोरेज करना यानी कि उसको रखना आसान होता है। प्रोग्राम की चेंजिंग भी आसान होती है क्योंकि प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या? उसमें कुछ लेटर्स हैं, वर्ड्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, और इन सब के थ्रू प्रोग्राम को कंट्रोल करना यानी कि चेंज करना। अगर पार्ट में या प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग है, इफ़ देयर इज अ चेंजिंग इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट इज़ पॉसिबल बाय द चेंजिंग इन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को हम चेंज करके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर सकते हैं। जिसकी वजह से अब क्योंकि ये कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द कंप्यूटर फॉर द प्रोडक्शन, हेंस इट इज़ मिनिमाइजेज द ह्यूमन एरर। अगर मैनुअल प्रोडक्शन है तो देयर इज़ अ चांस ऑफ ह्यूमन एरर, बट इफ़ इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर देन देयर इज़ अ नो चांस ऑफ द एरर, हेंस अवॉइड ह्यूमन एरर, जिसकी वजह से ह्यूमन एरर को ये अवॉइड कर देता है। अब CNC मशीन आर सेफ टू ऑपरेट, ये भी सेफ ही है ऑपरेट करने में, लेकिन एक चीज़ और इसके जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो ये हैं बेटा कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है वो आसानी से मैन्युफैक्चर हो जाते हैं वाया कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी ज्योमेट्री यानी कि जिनकी ज्यामिति थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, टफ है, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो costly setup than manual operated machine, obviously because it is including the numerical control setup with the computer, then definitely the setup cost will be increased. स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्रामिंग के लिए, जो कंप्यूटर्स है, जो प्रोग्रामिंग नॉलेज है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मेंटेनेंस इसका यानी कि जो रख रखाव है बेटा वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की तुलना में ज़्यादा होगा, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडिंग द कंप्यूटर ऑल्सो। चलिए, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल एक क्वेश्चन और बन सकता है चौथा कि DNC का एक्रोनिम क्या है यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो DNC यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बेटा सबसे पहले तो इसके न्यूमेरिकल कंट्रोल से एडवांस था, सबसे पहले न्यूमेरिकल कंट्रोल, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, फिर कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये अभी ज़्यादा एडवांस है, न्यूमेरिकल कंट्रोल से ज़्यादा एडवांस DNC है, इससे ज़्यादा CNC। तो बेसिकली डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है क्या?
इसके बेटा दो चीज़ें हैं। सबसे पहली कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल टेली कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू किसको जोड़ता है, तो एक क्वेश्चन बन सकता है पांचवा कि टेली कम्युनिकेशन लाइन्स जो होती हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में यानी कि डीएनसी में, वो किसको जोड़ती हैं, तो वो मशीन टूल्स को, ये मशीन टूल्स लगे हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारी मशीन टूल्स हैं। सारी मशीन टूल्स को वो सेंट्रल कंप्यूटर से जोड़ने का काम करता है कौन, टेली कम्युनिकेशन लाइन्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि टेली कम्युनिकेशन लाइन इज़ यूज्ड फॉर, टेली कम्युनिकेशन लाइन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो बेटा हम मशीन टूल्स को सेंट्रल कंप्यूटर से जोड़ने का काम करते हैं। तो कंप्यूटर सेंड द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू द मशीन, जो कंप्यूटर होता है यानी कि जो सेंट्रल कंप्यूटर है, इसको सेंट्रल इसलिए कह रहा है क्योंकि मल्टीपल मशीन्स टूल्स या मल्टीपल मशीन्स आर अटैच विद अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। विभिन्न मशीन टूल किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किसकी मदद से, टेली कम्युनिकेशन लाइन की मदद से। तो वही कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो डायरेक्टली मशीन्स को भेज दी जाती है। मल्टीपल मशीन्स आर कंट्रोल बाय ए कंप्यूटर थ्रू आउट डायरेक्ट कनेक्शन, और किसके थ्रू, टेली कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। मतलब बहुत सारी मशीन टूल्स एक टेली कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। अब सेंट्रल कंप्यूटर में जैसे मशीन कंट्रोल यूनिट के इसमें जो पार्ट्स हैं बेटा, ये पूरा सेंट्रल कंप्यूटर और बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम मशीन कंट्रोल यूनिट के तहत आएगा। द कंप्यूटर एंड मशीन्स कम्युनिकेट टू ईच अदर इन रियल टाइम। जो मशीन होती है, मशीन टूल, और जो सेंट्रल कंप्यूटर है यानी कि कंप्यूटर मशीन्स और रियल टाइम में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। डेटा एंड डायग्नोस्टिक्स आर सेंड बैक फ्रॉम द मशीन्स। जो डेटा है वो मशीन के द्वारा उसको बल्क मेमोरी या न्यूमेरिकल कंट्रोल या मशीन कंट्रोल यूनिट को सेंड कर दिया जाता है। मेजर चीज़ ये है इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में तीन बातें। पहली ये कि डिफरेंट मशीन टूल्स आर अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर वाया टेली कम्युनिकेशन लाइन। बहुत सारी मशीन टूल किसी एक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी होंगी टेली कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। और दूसरी चीज़ कि सेंट्रल कंप्यूटर डेटा को डायरेक्टली मशीन टूल्स को सेंड करता है। डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल कहलाता है बेटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जीरो से ही उसको पिक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस की बात करूँ, लाभ की बात करूँ, तो जो कंप्यूटेशनल है, जो गणना है और जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी नम्यता है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट मशीन्स आर अटैच विद अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर। पहले ये पंच टेप का इस्तेमाल करता था, पहले पंच टेप, अभी तो नहीं है, इसीलिए कह रहा है कि पंच टेप इस्तेमाल करना हटा दिए हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल में इस्तेमाल हुआ करता था पंच टेप का। उसके पहले भी, न्यूमेरिकल कंट्रोल के पहले भी पंच टेप का इस्तेमाल होता था। पंच टेप क्या है आगे बताएंगे। कन्वीनियंट स्टोरेज ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्राम इन कंप्यूटर फाइल। कंप्यूटर फाइल में न्यूमेरिकल कंट्रोल पार्ट प्रोग्रामिंग को स्टोरेज करना, भंडारण करना आसान हो जाता है। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम कैड टू न्यूमेरिकल। कंप्यूटर एडेड डिजाइन से डेटा का कन्वर्जन सीधे तरीके से होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में। अब इन चीज़ों को एक सेकेंड बेटा, तो बेटा ये कह रहा है कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ डेटा का सीधा कन्वर्जन कंप्यूटर एडेड डिजाइन से न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्राम में होता है और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी होती है बढ़ जाती है और टाइम की बचत करता है, सेव्स टाइम, इट सेव्स टाइम। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस में इसका लाभ ये है, हानियाँ ये है कि जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है, अगर कंप्यूटर किसी तरह से सेंट्रल कंप्यूटर, हालांकि ब्रेक नहीं होता है, लेकिन अगर सेंट्रल कंप्यूटर ब्रेक हो गया तो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी। हालांकि ये होता नहीं है, रेयर केस में होता है। सम टाइप लाइक टर्मिनल बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और नेटवर्क बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल ये थोड़े महंगे होते हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यानी कि टर्मिनल बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, कॉस्टली होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच टेप, जैसा कि मैंने कहा आगे बताऊंगा पंच टेप क्या है। बेटा ये पंच टेप का इस्तेमाल बहुत पहले होता था,
सेम एज विथ पंच कार्ड की तरह। पंच टेप वॉज ओरिजिनली पायनियर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा ये था। और इसमें है क्या, बेसिकली मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक टेक्सटाइल्स की कार्ड या पेपर कार्ड होती है जिसमें कई सारे रोज़ होते हैं, और उस रोज़ में, उस पंक्ति में कई सारे होल्स होते हैं डिफरेंट शेप के, डिफरेंट ज्योमेट्री के, जिसके ये कोडिंग की रहती है हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि पहले रो में ड्रिलिंग के लिए हमने ये कोडिंग की है, और ड्रिलिंग में कितना डाया, कितना होल, कितना बोर, कितना डेप्थ होना चाहिए, ये सब मेंशन है। तो वो पंच टेप क्या करेगा, इनकोडर और बी कोडर की मदद से वो इसके कोडिंग को पहचान लेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। तो यही पंच टेप है जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, अब ये रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, चलो मैग्नेटिक टेप भी आ जाता है। तो मैग्नेटिक टेप क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक टेप पे सिरामिक की कोटिंग की रहती है। सिरामिक्स मतलब कि जैसे बेरियम आयरन ऑक्साइड या फिर फेराइट भी कहते हैं, तो उसकी कोटिंग की रहती है, जिसको मैग्नेटिक टेप कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैसेट्स की। ये कैसेट्स भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक टेप ही हैं। जो रील होती थी उस पर सिरामिक्स मटेरियल की कोटिंग की रहती थी, जिसमें डेटा को हम इंसर्ट किए रहते थे। चलिए, CNC यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के एडवांटेजेस की बात करूँ या एप्लीकेशंस की बात करूँ कि कहाँ प्रयोग होता है, तो बेटा ये दोनों जगह हो सकता है। चाहे वो मशीन टूल हो, चाहे वो नॉन मशीन टूल हो। मशीन टूल या नॉन मशीन टूल, दोनों जगह कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि CNC का इस्तेमाल होता है। अब जैसे लेद है, ड्रिल प्रेसेस हैं, मिलिंग मशीन्स है, ग्राइंडिंग यूनिट है, लेजर है, और सीट मेटल प्रेस वर्किंग मशीन है, ट्यूब बेंडिंग में भी इस्तेमाल होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए प्रोडक्ट की। आते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट डज एक्रोनिम फॉर MCU, MCU का फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा MCU का फुल फॉर्म क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट है। तो इसके टोटल 5 एलिमेंट्स, पार्ट्स या कंपोनेंट हैं। पहला होता है मेमोरी, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसर, तीसरा इनपुट आउटपुट इंटरफेस, चौथा मशीन टूल कंट्रोल, और पांचवा सीक्वेंस कंट्रोल। पहले में यानी कि मेमोरी में रीड ओनली मेमोरी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए। इसके दूसरे एलिमेंट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, CPU में इसकी पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग है। थर्ड एलिमेंट में जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या इंटरफेस हैं, वो ऑपरेटर पैनल या टेप रीडर का काम करते हैं, या उसमें इंक्लूड होता है इनपुट आउटपुट इंटरफेस में ऑपरेटर पैनल और टेप रीडर। चौथा जो एलिमेंट है मशीन टूल कंट्रोल, जिसमें पोजीशन कंट्रोल और स्पिंडल कंट्रोल आता है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन और कि मशीन कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल किसको रेगुलेट करता है, तो केवल और केवल पोजीशन कंट्रोल और स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचवा एलिमेंट है सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस का मतलब ये कि कूलेंट, फिक्सर क्लैंपिंग और टूल एक्सचेंजर किस ऑपरेशन को कब परफॉर्म करना है, ये टूल या सीक्वेंस कंट्रोल एलिमेंट में आता है। तो बेसिकली मशीन कंट्रोल यूनिट के 5 एलिमेंट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इनपुट, अब एक टर्म आया है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, तो मैं तो ये मान के पढ़ाऊँगा कि आप 0 पे हैं, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। तो बेटा एक सिंपल सा वर्ड है जिसको हम सिस्टम में एंट्री का काम करते हैं, मतलब ऐसे डिवाइसेस जिसके के थ्रू हम सिस्टम में एंट्री का काम करते हैं, सिस्टम या कंप्यूटर में एंट्री का काम करते हैं, वो इनपुट डिवाइसेस होंगे। और जो हमें इनपुट डिवाइसेस के थ्रू रिजल्ट को प्रदर्शित करे या हमें दिखाए उसका आउटकम, वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। जैसे वही कह रहा है
यूज टू एंटर डेटा, डेटा को एंटर करने का काम आता है, या डेटा का मतलब क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कमांड, कुछ भी कह लीजिए, इसको एंटर करने का काम आता है सिस्टम में या कंप्यूटर में, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और ये कंप्यूटर की आँख और कान होती है, ऐसे ही समझ लीजिए आप। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और डिजिटल स्कैनर होते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लॉपी ड्राइव्स की, बात करूं हार्ड डिस्क की और बात करूं सीडी की, यानी कि अब एक क्वेश्चन और पहले ये सुन लीजिए कि बात करूं फ्लॉपी ड्राइव्स, हार्ड डिस्क और सीडी की, तो ये इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस दोनों का काम करते हैं। अब अगर सीडी के एक्रोनिम यानी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मैं बात करूं डीवीडी की तो ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। मैं बात करूं BRD की तो इसका मतलब होता है ब्लू रे डिस्क, बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में आती हैं। चलिए इनपुट डिवाइसेस में कुछ और हैं, जैसे पॉइंटिंग, गेम कंट्रोलर, स्कैनर, स्टाइलस, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरास, वेब कैम्स, ये सारी इनपुट डिवाइसेस में ही आ जाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो क्या है कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के द्वारा जो आउटपुट होता है, यानी कि बेसिकली हमारे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेती हैं और जो चीज़ें हमें वो समझा पाती हैं, दिखाती हैं, वही आउटपुट है। जैसे क्या, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और स्पीकर्स। तो बेसिकली मॉनिटर्स, प्रिंटर और स्पीकर्स हमारे कैसे डिवाइसेस होंगे, हमारे आउटपुट डिवाइसेस में आएंगी, है ना। तो इनपुट डिवाइसेस जिससे हम डेटा को एंटर कर सकें इन द सिस्टम, इन द कंप्यूटर, दैट विल बी अ इनपुट डिवाइसेस which shows the result of the input devices, that will be a output, that will be an output devices। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन क्या है। बेटा कुछ नहीं है सीरियल कम्युनिकेशन, एक लाइन में जानिए, दो कंप्यूटर्स को टेलीफोनिक या टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट करना ही सीरियल कम्युनिकेशन का काम है। अब जो बाइट ऑफ डेटा है वो सीरियल बस में पैरेलल इन सीरीज में शिफ्ट होता है एक रजिस्टर के ऊपर, मतलब कि एंड ट्रांसमिट ओवर अ सिंगल लाइन, मतलब सारे डेटा को एक सिंगल लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करता है। मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन, दैट विल बी अ सीरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन भी हम समझ लिए। अब हम समझते हैं कि ईथरनेट क्या है। ईथरनेट की बात करें तो बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक क्वेश्चन और पूछता है कि लैन का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है बेटा इसका सिनोनिम, फुल फॉर्म लैन का, मतलब लैन का एक्रोनिम से फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो ईथरनेट क्या है, एक तरीका होता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का। मतलब एक लोकल एरिया है, ऑफिस हो कोई छोटा सा, या एक ही घर में कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो लोकली, नॉट इंटरनेट, नॉट ग्लोबली, तो हम ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये 1990 के दशक के आसपास इस्तेमाल होता था आपस में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। अब बात करते हैं जो आइडिया होता है मल्टीपल कंप्यूटर को किसी भी समय डेटा को सेंड करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ें कि डिस्क्राइब हाउ नेटवर्क्स डिवाइसेस कैन फॉर्मेट डेटा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अदर नेटवर्क डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क सेगमेंट एंड हाउ टू पुट द डेटा ऑन द नेटवर्क कनेक्शन। मतलब कि डेटा को किस समय पे कैसे ट्रांसफ़र करना है, किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या डेटा का ट्रांसफ़र होगा और किस सेगमेंट में होगा, कैसे होगा, ये ईथरनेट डिसाइड करता है। ईथरनेट के थ्रू मतलब हम कर सकते हैं, मतलब कनेक्टिंग ऑफ द सेवरल कंप्यूटर्स इन अ लोकल एरिया इज कॉल्ड एज ईथरनेट। ईथरनेट क्या है, जनरली लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल के ऊपर फॉलो करता है। वो हमें नहीं जानना कौन सा प्रोटोकॉल है, IEEE 802.3 प्रोटोकॉल है, उसी को रिफ़र करता है वो। अब एक आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर वाई ईथरनेट, इंटरनेट इज़ वर्किंग ग्लोबली, देन वाई वी आर चूजिंग द ईथरनेट।
बेटा तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिंप्लिसिटी, मेंटेनेंस इंटरनेट का टफ है कंपेयर टू इथरनेट। मतलब आपस में मान लीजिए 50 कंप्यूटर्स आपके हैं, आपको उनको जोड़ना है आपस में लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के थ्रू, तो लैन को हम इथरनेट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर हम इंटरनेट को प्रेफर करेंगे तो द परचेजिंग ऑफ द स्पेस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट, बट देयर इज़ अ लिमिटेशन विद द इथरनेट। if we want to connect the multiple several computer in a local area, then we prefer ethernet। क्यों? क्योंकि simplicity and ease of maintenance, उसका रख रखाव आसान और सीधा है। ability to incorporate new technology, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को incorporate करने के लिए वो योग्य होता है, reliable होता है, और जो इसका इंस्टॉलेशन और अपग्रेडेशन कॉस्ट है वो बहुत कम है, और ये मेजरेबल या स्केलेबल मापने योग्य होता है कि कितना डेटा, कैसा डेटा, कौन सा डेटा किस सिस्टम में है या कितना हम उसका यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ स्केलेबल। बट इन द इंटरनेट देयर इज़ इंक्रीजिंग ऑफ दिस टर्म्स। चलिए, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रेफर किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे पहला कि जो हम कंपोनेंट की मशीनिंग कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, दूसरा उसका हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं उसका इन्वायरमेंट क्या है, तीसरा जो उसका प्रतिबल और विकृति है यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कितना है उस मटेरियल का ऑपरेशनल, वो हम देखते हैं, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं विद टॉलरेंस। हम उस मटेरियल का टॉलरेंस भी देखते हैं उस प्रोडक्ट का, और डायमेंशन भी चेक करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग द मटेरियल फॉर मशीनिंग प्रोजेक्ट फॉर CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की मशीनिंग प्रोजेक्ट के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं कन्वेंशनल मशीनिंग में या कन्वेंशनल मशीनिंग के साथ। तो कन्वेंशनल मशीनिंग के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पंच टेप की है, टेप रीडर की है, कंट्रोलर की है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की है। पंच टेप का मतलब ये कि ये अनरिलायबल है। न्यूमेरिकल कंट्रोल कंपोनेंट क्या है, रिपीट करता है हर प्रोडक्ट को, या रिपीट करने के लिए पेपर टेप का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बार बार पेपर टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं पंच टेप का, तो ये वियर एंड टियर यानी घिसाव और फटने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से हमारा पंच टेप क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। टेप रीडर की बात करें तो लीस्ट रिलायबल है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द मशीन वाइल एनी ब्रेक डाउन इज अकर्ड ऑन एन NC मशीन। अगर टेप रीडर कहीं ब्रेक हुआ तो सारी की सारी जो हमारी मशीनिंग ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। कंट्रोलर में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हार्डवेयर जो कंट्रोलर है वो आसानी से इनकॉर्पोरेट नहीं करता है यूनिट्स को इम्प्रूवमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं कंट्रोलर में भी समस्या है। और जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी, और जैसे कि रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में, और टाइमली इंफॉर्मेशन जैसे पीस काउंट, मशीन टूल चेंज, और भी बहुत सारी हैं, इन सब के मैनेजमेंट में भी समस्या आती है कन्वेंशनल मशीनिंग में। जो परंपरागत प्रक्रिया थी मशीनिंग की उसमें ये सारी समस्या थी, पंच टेप की, टेप रीडर की, कंट्रोलर की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन वही पीस काउंट, मशीन टूल चेंज, और भी बहुत सारी हैं। तो इन सब में समस्या थी, जिसकी वजह से हम कहाँ आए, हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में। और कन्वेंशनल मशीनिंग में पार्ट प्रोग्रामिंग अगर मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, उस प्रोग्राम के थ्रू मैन्युफैक्चर हो जाएगा। अगर कहीं प्रोग्राम में मिस्टेक्स है तो प्रोडक्ट भी हमारा सही नहीं बनेगा, एक्यूरेट नहीं बनेगा, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, प्रोडक्ट सिस्टमैटिक नहीं होगा, और नॉन ऑप्टिमल स्पीड और फीड भी नहीं होगा, क्योंकि मशीनिंग कन्वेंशनल है। अब यही चीज़ें जो CNC है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, वो यही दे देता है, स्पीड और पोजीशन। इसी चीज़ के लिए हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल को प्रीफर करते हैं। चलिए, अब नया नया डेवलपमेंट क्या है न्यूमेरिकल कंट्रोल में, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विस है वो बढ़ गई न्यूमेरिकल कंट्रोल की। पहले हम 3 एक्सिस, लेकिन अब 5 एक्सिस और 6 एक्सिस मशीनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए। इसमें अप टाइम और लॉन्गर लाइफ टाइम, यानी कि लॉन्गर लाइफ
इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। बेटा इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? जैसे बहुत सारी आजकल डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक जिनको हम वाया इंटरनेट ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट बल्ब है, स्मार्ट फैन है, स्मार्ट टीवी है और स्मार्ट फ्रिज है। तो इन सब चीज़ों को हम ऑपरेट करने के लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, IoT एक्रोनिम्स फॉर IoT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट की जा सकें, उन डिवाइसेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस कहते हैं। विजुअल रेस के थ्रू या फिर रोबोट्स और कोबोट्स मशीन शॉप में इम्प्लीमेंट किए गए। अब रोबोट्स तो समझ में आ रहा है, लेकिन कोबोट्स क्या है? तो बेटा द सब डोमेन ऑफ द रोबोट, मतलब द को पार्टनर ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड एज कोबोट। जैसे ही मैनिपुलेटर आर्म कोबोट में ही आएगा। ग्रेटर नीड फॉर स्किल्ड वर्कर, न्यूमेरिकल कंट्रोल में भी स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ी। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, PLC क्या है? तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि PLC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किस काम में आता है? तो PLC सिंपल एक डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब क्या है कि जिसको मल्टीपल इनपुट और आउटपुट के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। जैसे इनपुट और आउटपुट्स के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन किसके लिए? अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड टेम्परेचर रेंजेस के लिए, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइस के लिए और रेसिस्टेंस टू अवॉइड वाइब्रेशन एंड इम्पैक्ट। और एक PLC होता है वो रियल टाइम में ही एक रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण होता है, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं या कह सकते हैं, जिसको हम डिजिटल कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं एक कॉमन प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के? तो पावर सप्लाई है पहला, दूसरा कंपोनेंट इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स है, तीसरा कंपोनेंट इसका प्रोसेसर है और चौथा कंपोनेंट इसका प्रोग्रामिंग डिवाइसेस है। पावर सप्लाई का मतलब क्या है कि कितने वोल्ट की ज़रूरत है रन कराने के लिए प्राइमरी PLC कंपोनेंट्स को। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का मतलब क्या है कि कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन और आइसोलेशन के लिए इंटरनल लॉजिक लेवल में, और PLC के फील्ड में हाई लेवल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्जन है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो इंटरफेस है वो कैसा है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? टू कमांड एंड गवर्न द एक्टिविटी ऑफ द एंटायर PLC सिस्टम। संपूर्ण PLC सिस्टम के निकाय को कमांड और गवर्न करने के लिए हम प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेसर कोई भी हो, कमांड एंड गवर्न ही करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग डिवाइस की बात करें तो प्रोग्राम डिवाइस क्या है, या प्रोग्राम डिवाइस का मतलब क्या है? यूज टू एंटर द डिजायर्ड प्रोग्राम दैट विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। हम अपनी इच्छा के अनुसार उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी उस प्रोग्राम को देते हैं जो हमें जिस सीक्वेंस में ऑपरेशन करानी है, और संपूर्ण प्रक्रिया को मशीन ड्रिवन के थ्रू या ड्रिवन मशीन के थ्रू कंप्लीट कराने के लिए या कंट्रोल करने के लिए प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर क्या है? स्पेशलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम है, किसके लिए? यूज़ फॉर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन एंड प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मशीन और प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए है। एक PLC क्या करता है? इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया काम करने के लिए। अब कह रहा है इट यूजेज ए प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। ये एक प्रोग्रामेबल मेमोरी का इस्तेमाल करता है, किसके लिए? इंस्ट्रक्शन या डेटा को स्टोर करने के लिए, जो क्या इंक्लूड हो, जैसे कि जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे ऑन ऑफ कंट्रोल, टाइमिंग, काउंटिंग, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन होना है, अरिथमेटिक और डेटा हैंडलिंग को वो स्टोर करने के काम आता है। PLC इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे या इनपुट और आउटपुट इंटरफेस पे बेसिकली जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर कहते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमने पूरे सिलेबस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। बेटा ये चैप्टर्स में हमने कंप्लीट, सबसे पहले तो मैंने सारे सिलेबस का आपके सब्जेक्ट का
पीपीटी बना लिया है जिसको जो 7 चैप्टर्स में है। उसके बाद हर एक टॉपिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक का, चाहे वो पीएलसी हो, चाहे वो टैकोमीटर हो, चाहे वो एलबीडीटी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे सीएनसी हो, चाहे डीएनसी हो, सब जगह से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग तैयार कर ली है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो सिलेबस हमने ऑब्जेक्टिव भी आपको कराया है। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लेते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक सेकंड। चलिए पहले चैप्टर पे एमसीक्यू कर लेते हैं। अब एमसीक्यू ही डाला है हमने जानबूझ करके ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्लाइड्स ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की, जो आपके हर एक टॉपिक पे कवर किया गया है, हर एक टॉपिक पे सर्च किया गया है वेरियस रिसोर्सेज से। तो मैं ये तो नहीं कह सकता इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है, बट इट इज़ मोर एनफ। अगर आप इतना कर लेते हैं तो बहुत है। चलिए इतना ही नहीं, मतलब मैं जितना पढ़ाऊँगा जब तक तब तक की बात करूँ। क्वेश्चन फुल फॉर्म क्या है, यानी कि सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, तो हमने बताया था सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, ऑप्शन ए सही है। अब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हमने कहा था कि सीएनसी का ही फुल फॉर्म है। अब ये क्या प्रोवाइड कराता है, क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, तो बेटा ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर बेस्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, जिसको हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल कहते हैं। तो इसके जो और भी 3 पॉइंट हैं वो रिलेटेड नहीं है इससे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीएनसी मशीन यूज टू कंट्रोल मोशन एंड स्पीड। कह रहा सीएनसी मशीन गति को और चाल को नियंत्रित करने के लिए कौन से परफॉर्म का इस्तेमाल या कौन से ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है, किस चीज़ का इस्तेमाल करता है, किसके लिए, टू कंट्रोल मोशन एंड स्पीड। चाल और गति को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या प्रयोग करता है। तो बेटा अभी हमने बताया न्यूमेरिकल भी होता है, आपका प्रोग्राम्स, ये तो फीडबैक सिस्टम है नहीं, जीयूआई है, जीयूआई तो है, न्यूमेरिकल भी है, लेकिन प्रोग्राम्स भी होते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स का भी इस्तेमाल करता है, किसके लिए, टू कंट्रोल मोशन एंड स्पीड, एज वेल एज कंप्यूटर कीबोर्ड का भी इस्तेमाल होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ग्राफिकल यूज़ इंटरफेस, यानी कि जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़ इंटरफेस। तो ऑप्शन क्या है आपका, बी सही होगा। चलिए उसी का एक्सप्लेनेशन है ना। तो सीएनसी मशीन, जैसा कि हमने बताया कि सीएनसी मशीन किसका प्रयोग करता है, गति और चाल को कंट्रोल करने के लिए, तो बेसिकली प्रोग्राम जो होते हैं उनका प्रयोग करता है। द फीडबैक सिस्टम क्या है, फीडबैक सिस्टम का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सेंसर से डेटा लेकर के किससे तुलना करता है, इनपुट डेटा से तुलना करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम कहते हैं। और लास्ट हमारा जो जीयूआई है यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो क्या देता है, वो हमें सुविधा देता है किसके लिए, टूल की स्थिति को समझने के लिए, अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोग्राम, दिए गए प्रोग्राम से वो हमें टूल की स्थिति को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें सुविधा प्रोवाइड करता है जीयूआई, ठीक है ना। तो 3 टर्म हमने यहाँ भी देखा कि फीडबैक सिस्टम का काम क्या है, तो फीडबैक सिस्टम का काम क्या है, सेंसर से डेटा को लेना और इसकी तुलना करना इनपुट डेटा से। थर्ड हमने देखा जीयूआई क्या है, तो जीयूआई हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है टूल के पोजीशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी तुलना में या किसके द्वारा, तो इनपुट प्रोग्राम के द्वारा, जो हमने प्रोग्राम वहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द फीडबैक सिस्टम इज टू रिकॉर्ड डेटा फ्रॉम द सेंसर एंड कंपेयर इट विद द आउटपुट डेटा।
क्या ये क्वेश्चन सही है, पूछ रहा है ट्रू या फॉल्स। तो बेटा गलत है। हमने क्या कहा अभी कि फीडबैक सिस्टम का काम ये होता है कि सेंसर से डेटा को रिकॉर्ड करना और इसकी तुलना इनपुट डेटा से नहीं, इसकी तुलना आउटपुट डेटा से नहीं, इसकी तुलना इनपुट डेटा से करना। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉल्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ GUI? अभी हमने बताया GUI का फंक्शन क्या है, टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टूल अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोग्राम। क्यों? वही तो हमने अभी देखा, उसी चीज़ को फिर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पंच टेप रीडर इन CNC मशीन इज। तो पंच टेप किसके लिए है? फीडबैक सिस्टम के लिए इनपुट डिवाइस है, प्रोग्राम है या ड्राइविंग सिस्टम है? तो बेटा पंच टेप किसके लिए था, याद होगा आपको, है ना। तो द पंच टेप रीडर इन CNC मशीन इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का मतलब यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, द पंच टेप रीडर इन CNC मशीन। CNC मशीन में कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में जो पंच टेप रीडर है वो इनपुट डिवाइस ही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है मशीन कंट्रोल यूनिट इम्प्लीमेंट्स इंटरपोलेशन कमांड टू जनरेट एक्सियल मोशन कमांड। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है कि मशीन कंट्रोल यूनिट इम्प्लीमेंट करता है इंटरपोलेशन कमांड को किसके लिए? टू जनरेट एक्सियल मोशन, अक्षीय गति कमांड के लिए, अक्षीय गति कमांड के लिए, एक्सियल मोशन कमांड के लिए। तो सही है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, पढ़ लीजिएगा इसको। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्राइविंग सिस्टम इन CNC? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में या कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में ड्राइविंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो ड्राइविंग सिस्टम किसको कार्य करता है? तो मैंने अभी बताया कि स्पीड को और किसको काम करता है। बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है आपका, इसको आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये किसको कंट्रोल करता है? कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइविंग मोटर और बॉल लेड स्क्रू को, वो उसका कार्य होता है CNC मशीन में ड्राइविंग सिस्टम का। तो बेसिकली जो एम्पलीफायर सर्किट होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल की, जो ड्राइविंग मोटर्स होता है और जो बॉल लेड स्क्रू होता है, वो CNC मशीन में ड्राइविंग सिस्टम का कार्य करते हैं। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को आगे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसर्स यूज्ड इन मेजरमेंट सिस्टम आर। मापन प्रणाली में या मापन निकाय में सेंसर्स का इस्तेमाल किस लिए होता है या क्या मेजर करता है? तो सेंसर्स किस लिए होता है बेटा? तो बेसिकली जो मेजरमेंट सिस्टम है CNC मशीन में हम इस्तेमाल करें तो वो स्पीड एंड पोजीशन सेंसर्स को ही देखता है। 2 ही सेंसर इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड पोजीशन इन CNC कैन बी कंट्रोल यूजिंग। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में गति और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो बेटा गति और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्लाइड टेबल का इस्तेमाल किया जाता है और स्पिंडल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो X और Y डायरेक्शन होता है वो मशीन टेबल से कंट्रोल होता है और Z डायरेक्शन स्पिंडल स्पीड से कंट्रोल होता है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि जो मशीन कंट्रोल यूनिट है, अब ये बाकी के ऑप्शन है, जो मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इम्प्लीमेंट इंटरपोलेशन कमांड टू जनरेट एक्सियल मोशन, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है ना। टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ द टूल अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोग्राम द फंक्शन ऑफ GUI। तो GUI यानी ग्राफिकल यूज इंटरफेस का भी हमने काम बताया था। वो क्या करता है? टूल की पोजीशनिंग को हमें अंडरस्टैंड कराता है कि टूल की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल लूप आर अ पार्ट ऑफ। तो जो डेटा प्रोसेसिंग है और जो कंट्रोल लूप है वो किसका पार्ट है? तो बेटा वो मशीन कंट्रोल यूनिट, जो अभी हमने 5 एलिमेंट बताए मशीन कंट्रोल यूनिट के, उसी का पार्ट है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ CNC मशीन्स, डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल लूप, मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि
जिसको शॉर्ट में MCU भी कहते हैं, उसी का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट यानी कि जो न्यूमेरिकल कंट्रोल, जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल और हमारा PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर था, उस पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स, उस पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कह रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट रोबोट टू गेट सिटीजनशिप इन एनी कंट्री। किसी भी देश में कौन सा रोबोट है पहला जिसको नागरिकता मिली? तो आई थिंक वो सऊदी अरेबिया का सोफिया रोबोट था, जिसकी कैपेसिटी थी 60% की मिमिक, यानी कि वो नकल कर सकता था। तो वही है, एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया आपको। वो बनाया किसने था? तो हैंसन रोबोटिक्स कंपनी जो हांगकांग की है, उसी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी। ठीक है, चलिए। तो अब पूछ रहा है कि हु क्रिएटेड सोफिया द ह्यूमनाइड रोबोट। सोफिया ह्यूमनाइड रोबोट ही था, उसको बनाया किसने था? तो डेविड हैंसन ने बनाया था सोफिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी का एक्सप्लेनेशन है। फरवरी 14 में एक्टिवेटेड थी, 2016 में। कह रहा है विच सेंसर्स कैन बी यूज्ड इन रोबोटिक्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। रोबोटिक्स में दूरी को मापने के लिए कौन से सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा जब भी रोबोटिक्स की हम बात करें और उसमें हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पे ही जाते हैं। मतलब रोबोटिक्स में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स का ही प्रयोग करते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब एक क्वेश्चन और, जैसा कि मैंने कहा, ये पूछ सकता है AI का फुल फॉर्म या IoT का फुल फॉर्म। तो AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, तो ध्यान से और थोड़ा सा टिक करिएगा अगर एग्जाम में आया तो। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैटबॉट्स एंड ह्यूमनाइड रोबोट्स आर डिफरेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। सही है या गलत है? पूछ रहा है कि जो चैटबॉट्स होते हैं या जो ह्यूमनाइड रोबोट्स होते हैं, वो कई तरीके से अलग होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि चैटबॉट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, जबकि ह्यूमनाइड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ह्यूमनाइड रोबोट्स एंड चैट्स आर different in many aspects. It is true because the chatbot only respond verbally or textually. जो चैटबॉट होता है वो या तो टेक्सुअली होता है या तो वर्बली होता है, लेकिन जो ह्यूमनाइड रोबोट है वो लाइक ए ह्यूमन, लाइक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है, एक ह्यूमन बिहेवियर की तरह, आदमी के व्यवहार की तरह। तो अंतर है। पूछा है व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पूमा स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट टू रोबोटिक्स। पूमा का बेसिकली वो फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूमा रोबोट्स है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, पूमा, PUMA। ऐसे ये रोबोटिक आर्म है जिसे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बनाया गया था, असेंबल किया गया था, और इसको डेवलप किया था विक्टर ने, है ना। तो आप देख लीजिएगा इसको। व्हाट डज ZMP, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स में ZMP का मतलब क्या होता है बेटा? तो ZMP का मतलब होता है, बताइए आप। ZMP का मतलब होता है बेटा ज़ीरो मोमेंट पॉइंट। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे रोबोट के पैर के मूवमेंट के लिए जो ZMP है, यानी कि जीरो मोमेंट पॉइंट है, बेसिकली रोबोट के लेग के लिए दिया जाता है कि रोबोट का लेग का मूवमेंट कितना होगा। तो यह है कि मूवमेंट ऑफ द लेग ऑफ अ रोबोट। इट इज़ क्रूशियल कॉन्सेप्ट फॉर द बाइप्ड रोबोट। बाइप्ड मतलब विच इज़ हैविंग 2 legs, है ना, 2 डिफरेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, यानी 2 legs के लिए ये प्रीफर किया जाता है और किसी चीज़ के लिए प्रीफर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गिव सिटीजनशिप टू एनी ह्यूमनाइड रोबोट। अभी हमने बताया कि सोफिया, जिसे 2016 में ही बनाया गया था सऊदी अरेबिया में, तो उसी ने इसको सिटीजनशिप दिया। नाम उसको, वो कंट्री कौन थी? सऊदी अरेबिया। ठीक है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग असीमो। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो असीमो को डेवलप कर रहा है? तो बेटा वो होंडा है जो असीमो को डेवलप कर रहा है, दैट विल बी अ होंडा। असीमो इज़ ऑल्सो अ रोबोट। क्या है?
The project was started back in 2000 and because one of the most popular humanoid robot for the decade, है ना. तो होंडा ने उसे बनाया. What is the robot of word या root of word robot which is derived from the Slavic language? बेटा रोबोट का जो डेराइवेशन है वो आया था रोबोटा से, और रोबोटा का मतलब होता है स्लेव. स्लेव मतलब नौकर. तो बेसिकली वो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ रोबोट. तो रोबोट का रूट वर्ड क्या है? रोबोटा, जिसका मतलब क्या होता है? नौकर, स्लेव. ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेग्स डू द एथलीट स्पेस रोबोट हैज़. तो एथलीट स्पेस रोबोट जो था उसके पास 6 लेग्स थे बेटा. नंबर ऑफ लेग्स पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है. हाउ मेनी लेग्स डू द रेसर. तो रेसर के पास, रेसर जो स्पेस रोबोट था उसके पास 2 लेग्स थे. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. इसे नासा ने बनाया था, आपको पता होगा. ठीक है ना. और इसे भी नासा ने ही बनाया था, एथलीट को भी और रेसर को भी. एथलीट्स में 6 लेग थे जिसे नासा ने बनाया था, और रेसर में 2 लेग्स थे, उसे भी नासा ने ही बनाया था. अपने यहाँ इंडिया का भी है, डोंट वरी, परेशान मत होइए, बताएंगे. विच अमंग द फॉलोइंग रोबोट इज मेड बाय नासा. नासा का फुल फॉर्म यहाँ मेंशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन पर्पज. तो पूछा है कि नासा ने कौन सा रोबोट स्पेस पर्पज के लिए बनाया था. तो वो बेटा अभी आपने जो पढ़ा, यानी कि जो एथलीट है वही है. स्पेस पर्पज के लिए नासा ने इसे बनाया था, जिसके पास 6 लेग थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन रोबोट मेड बाय इसरो. इसरो ने भी स्पेस पर्पज के लिए ही बनाया था, और बनाया था व्योममित्रा को. इसे 22 जनवरी 2020 को बनाया गया था. व्योममित्रा को इसरो ने बनाया था बेंगलुरु में. वही चीज़ें लिखी गई हैं 2020 में, 22 जनवरी 2020 को इसरो ने बनाया था. डेट नहीं मेंशन है बट मैं बता दे रहा हूँ. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ होम रोबोट. घर के काम के लिए कौन सा रोबोट है जिसको बनाया गया था. तो घर के काम के लिए बेटा जेनोबो को बनाया गया था. जेनबो को कह लीजिए आप, जेनबो को बनाया गया था. यानी कि ऑप्शन, सॉरी ये होममेड रोबोट है तो वहाँ पे टिक मैं नहीं किया हूँ, वो ऐसे ही कर दिया हूँ, वो टिक नहीं है बेटा, जेनबो है. व्योममित्र तो इसरो ने बनाया था, स्पेस रोबोट है व्योममित्र. ठीक है, आगे आते हैं. कुछ क्वेश्चन ट्रांसड्यूसर पे देख लेते हैं. हालांकि अभी ट्रांसड्यूशन पढ़े नहीं है ट्रांसड्यूसर को, तो इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं. जब हम ट्रांसड्यूसर पढ़ लेंगे फिर इसको कराएंगे. ठीक है बेटा, चलिए. ट्रांसड्यूसर से आपका बचा हुआ है, यानी कि एक सेकेंड. ठीक, चलिए. तो इस लेक्चर्स को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. अगले लेक्चर्स में हम कवर कर लेंगे रिमेनिंग पोर्शन, मतलब यूनिट 2 और उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे. ठीक है बेटा, बाय.